हम अपने आसपास के जिस भी तरह के चीज़ों से घिरे हुए हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो यानी कि सजीव हो, जैसे कि गाय, बकरी, पंछी, पेड़ पौधे आदि, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो यानी कि निर्जीव हो, जैसे कि पहाड़, नदी, तालाब इत्यादि, वो सब मिलकर हमारा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण बनाता है। तो एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी भी इंसान या जानवर या फिर पौधा, पेड़ पौधा, वो जिस सराउंडिंग्स में ऑपरेट करता है, सराउंडिंग्स मतलब उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जिस सराउंडिंग्स में वो ऑपरेट करता है और वो जिस कंडीशन में ऑपरेट करता है, मतलब उस सराउंडिंग्स का जो कंडीशन है, तो वो सराउंडिंग्स और कंडीशन मिल के बनता है एनवायरनमेंट। अगर सराउंडिंग्स की बात करें, हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे चारों तरफ जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि अगर हम गांव में रहते हैं तो फिर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सारी चीज़ें, पंछियों में कौवा, फिर कोयल वगैरह वगैरह, फिर तालाब या झील की जो मछलियां हैं, ये सारी चीज़ें जो लिविंग बीइंग्स हैं हमारे चारों तरफ है, ये सब मिलके हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट बनाता है। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, जैसे कि झील हो गया, नदी हो गया, खेत हो गया और फिर पहाड़ पर्वत हो गया, ये सब मिलके हमारा अबायोटिक एनवायरनमेंट या अबायोटिक सराउंडिंग्स बनाता है। और अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में आता है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर मान ले कोई कश्मीर या फिर दार्जिलिंग वगैरह में कोई अगर रहता है तो वो कहेगा कि हम बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक ज़्यादा पड़ती है। और अगर कोई मान ले कि राजस्थान की पश्चिमी छोर में रहता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो वो कहता है कि हम हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसी तरह से जहाँ जितना रेनफॉल होता है उस हिसाब से वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। हो सकता है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल ना हो, बहुत ही कम रेनफॉल हो, जो कि थार जो रेगिस्तान है उसके आसपास के रीजन में या उस रीजन में होता है, तो वहाँ के लोग कहेंगे कि वहाँ जो है ड्राई एनवायरनमेंट है। तो ये जो कंडीशंस है और जो सराउंडिंग्स है, ये सब मिलके किसी लिविंग बीइंग का, हो सकता है वो इंसान हो या एनिमल हो या प्लांट हो, उसका एनवायरनमेंट बनाता है। तो अगर हम अपने दिनचर्या को ध्यान से देखें तो हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए करते हैं। हम ज़िंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर खाना खाने का या पानी पीने का जुगाड़ बैठाते हैं। तो हम ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम करते हैं उसमें आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट में पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि खाने में हम मोस्टली लेते हैं क्रॉप्स, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का फसल हो गया, या फिर मान ले सब्जियां हो गया, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं अपने खेतों में। तो ये हम खाने के तौर पे मोस्टली हम लेते हैं। प्लांट से हम मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है ये हम कंज्यूम करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। और हम दूध से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं, जिसके लिए हम गाय भैंसे पे डिपेंडेंट होते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि घी हो गया, फिर हो गया छेना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद करते हैं, वो मछलियाँ खाते हैं और वो मुर्गी, उसका अंडा, ये सारी चीज़ें वो खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो खाने के लिए हम अपने सराउंडिंग्स में एंटायरली, लगभग एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं। और हम पानी पीने के लिए किसी पानी के स्रोत के आसपास अपना सिविलाइजेशन बैठाते हैं। हो सकता है अगर स्रोत ना हो तो फिर कुआं या फिर ट्यूबवेल वगैरह हम बैठाते हैं, या फिर हम किसी बड़े नदी के किनारे अपना सिविलाइजेशन जो है या अपना गांव जो है वो बैठाते हैं। तो देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास किस तरह का कंडीशन है और जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, ये लगभग डिसाइड करता है कि हमारा दिनचर्या किस तरह का होगा। तो जो हम चीज़ों पे या फिर जो हम अलग अलग जीवों पे, लिविंग बीइंग्स पे जो जिस तरह से डिपेंडेंट है, अगर इस डिपेंडेंसी को देखा जाए तो हमारा एक कम्युनिटी बनता है, इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी बनता है। तो वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी
जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और साथ ही साथ उसका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है। चलिए एक छोटा सा इकोसिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले अगर मान लें कि मैं एक गांव का किसान हूं, तो मेरा जो इकोसिस्टम होगा उस इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, जिस पे भी मैं डिपेंडेंट हूँ ज़िंदा रहने के लिए, जैसे खेत और खेत के फसल हो गए, नदी हो गया, और जैसे कि हमारा जो भी पालतू पशु है जैसे कि गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह। सो ये सारे मिल के जो एक कम्युनिटी बना रहा है मेरे लिए, तो वो मेरा इकोसिस्टम होगा, इसमें मैं भी इंक्लूडेड होऊंगा। तो उस इकोसिस्टम में आप इसे विलेज इकोसिस्टम नाम दे सकते हैं। तो इस विलेज इकोसिस्टम में मैं आ जाऊंगा, मेरे जो भी गांव के लोग हैं वो सारे आ जाएंगे, मेरे जो पालतू पशु हैं सभी के जो पालतू पशु हैं वो आ जाएगा, और जो खेत है खेत में उगता हुआ फसल है, ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में आ जाएगा। तो एक सिंपल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। एक तालाब है, इस तालाब में जो भी लिविंग बीइंग्स हैं ये सब किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ये हम अभी देखेंगे, और ये जो एक इकोसिस्टम बना रहा है इसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तालाब में कुछ जलज उद्भिद मतलब एक्वेटिक प्लांट उगता है। ये एक्वेटिक प्लांट क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, आपको पता है, और फोटोसिंथेसिस के मदद से ये खाना बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है, और वो बाद में अलग अलग तरह के फूड्स में कन्वर्टेड हो जाता है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में कन्वर्टेड हो जाता है, जो कि फूड के तौर पे अदर लिविंग बीइंग्स जो है उसे कंज्यूम करता है। तो ये फूड का मेन सोर्स हो गया, ये जो पेड़ पौधा है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के मदद से खाना बनाता है। अब इस प्लांट को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े होंगे, तो वो कीड़े जो हैं वो इन प्लांट्स पे एंटायरली डिपेंडेंट है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि उन प्लांट्स को खाकर ही वे कीड़े जो है वो ज़िंदा है। अब इन कीड़ों को मछली खा जाएगा या फिर मेंढक खा जाएगा। तो आप देखिए, ये जो मछली और मेंढक है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उन कीड़ों पे, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इन पौधों पे, पानी में उगता हुआ जो पौधा है उन पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको एक इंटरडिपेंडेंसी मिलेगा। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम में ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो एनर्जी को ट्रैप कर रहा और खाना को प्रोड्यूस कर रहा, तो इसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। ये जो प्लांट है, उस प्लांट को खाने वाला जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं उन कीड़ों को हम कंज्यूमर कहेंगे। वो उन प्लांट्स को खा के उसे कंज्यूम करके ज़िंदा है। और ये जो मछलियां हैं और जो मेंढक है वो जो कीड़ों को खाकर ज़िंदा है, वो भी कंज्यूमर है, वो उन कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर है। तो प्राइमरीली अगर आप देखें तो पेड़ जो है ये प्रोड्यूसर होगा, और बाकी जो भी एनिमल्स है जो इस पे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो डिपेंडेंट है उन्हें हम कंज्यूमर कहेंगे। अब यहाँ पर ये साइकिल एंड नहीं होता है। अब देखिए, अगर ये मेंढक मर जाता है या मछलियाँ मर जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है या फिर फंगाई है, जो भी वॉर्म्स वगैरह है, वो इसके डेड बॉडी को खा जाता है, और डेड बॉडी को खाकर जो भी रेसिड्यूअल प्रोडक्ट होता है उसे ये छोड़ देता है, जो कि यहाँ पर ज़मीन में अंदर यहाँ पर ज़मीन में सॉयल में चला जाता है, जिसे वापस से ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है और प्लांट का न्यूट्रिशन का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल बन गया। तो इस तरह का एक साइकिल बनता है, प्रोड्यूसर वो खाना को प्रोड्यूस करता है, इसमें मेनली पेड़ पौधे आते हैं, प्लांट्स आता है, और कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है वो भी प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है। अब कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है, मेनली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है या दूसरे कंज्यूमर को कंज्यूम करता है। तो ये सारे हो गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आता है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स मतलब जो पेड़ पौधा खाता है, जैसे कि एक हिरन हो गया, जैसे कि टिड्डा हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हार्बीवोर्स है, इस तरह के क्रिएचर्स जो है, क्योंकि वो प्लांट खाता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है, तो उन्हें हार्बीवोर्स कहा जाता है। अब उसके बाद एक और तरह का कंज्यूमर आता है जिसे कि कार्निवोर्स कहा जाता है। ये कार्निवोर्स जो है, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या करता है, ये हार्बीवोर्स को खाता है। सो ये डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ये जो कंज्यूमर्स है ये प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि कार्निवोर जो हार्बीवोर को खाता है वो हार्बीवोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। इस तरह से कार्निवोर्स भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर्स पे, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो डिपेंडेंट है।
और ओमनीवोर्स जो है वो डायरेक्टली या तो वो प्लांट खा सकता है या फिर वो किसी तरह के हार्बीवोर्स को खा सकता है। तो ये हो गया ओमनीवोर्स, जो दोनों तरह का, वो चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो वो खाता है, उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। और जो पैरासाइट्स हो गया, जैसे कि जो जू होते हैं हमारे बालों में, वो पैरासाइट हो गया। हमारे पेट के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं, जो कि दूसरे जीव के शरीर में एग्जिस्ट करता है और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस तरह के जीव को या लिविंग बींग्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये सारे जो है हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और पैरासाइट, ये सारे कंज्यूमर के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, डायरेक्टली सही इनडायरेक्टली सही वो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट या फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होता है। अब जब ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ये जब मर जाता है तो उसके बॉडी को डिके करता है, डिकम्पोज करता है डिकम्पोज़र, जो इस साइकिल को कंप्लीट करता है। इस डिकम्पोज़र में आता है फंगाई, कुछ बैक्टीरिया और वॉर्म्स जो है डिकम्पोज करता है डेड बॉडीज़ को, तो वो इस कैटेगरी में, डिकम्पोज़र के कैटेगरी में आता है। अब एक इंटरडिपेंडेंट क्रिएचर्स का एक हम फिगर देखते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हमने अभी बात किया उसे अगर हम फिगर में देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए ये जो पेड़ है ये क्या होगा, ये प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से ये खाना बना रहा है। अब उन पत्तों को, पेड़ के पत्तों को खा रहा है ये हिरन, तो ये उसे कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करके अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये हो गया कंज्यूमर। और उसी कंज्यूमर को एक बाघ जो है कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, मतलब डियर को, हिरन को खा रहा है और बाघ जिंदा है, तो ये भी कंज्यूमर हो गया। तो ये जो दो तरह के कंज्यूमर्स हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो पहला कंज्यूमर है, जो फर्स्ट कंज्यूमर है, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है, इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और जो दूसरा कंज्यूमर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा के जिंदा है, उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो इसी तरह का एक और हम फिगर अगर देखें तो यहाँ पर देखें छोटे पौधे हैं, जैसे कि ये टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप, और सांप को चीलबाज के तरह जो हॉक कैटेगरी के जो बर्ड है, जो पंछी है वो खा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और चेन दिख रहा है। इस चेन में देखिए ये जो पौधा है ये प्रोड्यूसर का काम करेगा, ये टिड्डा जो है ये कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये जो मेंढक है ऑब्वियसली ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब सांप को हम क्या कहेंगे, सांप को हम कहेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी इज रिलेटेड टू 3, प्राइमरी इज रिलेटेड टू 1, सेकेंडरी इज रिलेटेड टू 2, टर्शियरी इज रिलेटेड टू 3। उसी तरह से इस चेन में हम इस बाज या चील को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्वेटरनरी कंज्यूमर। क्वेटरनरी इज रिलेटेड टू 4। इस तरह से आगे क्वेनरी होता है और भी अलग अलग तरह की चीज़ें होता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस चेन में, या फिर कहें इस चेन में, ये जो चेन है इस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। फूड चेन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि फूड चेन जो है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का एक सीरीज आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक सीरीज दिख रहा है, जिसमें से एक उसके प्रीवियस पे फूड सोर्स पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस पे डिपेंडेंट है फूड सोर्स के तौर पे। कहने का मतलब ये है कि ये बाघ जो है ये ज़िंदा रहने के लिए डिपेंडेंट है इस हिरन पे, ये हिरन ज़िंदा रहने के लिए डिपेंडेंट है इस पेड़ पे। तो यहाँ पर जो चेन बना, इस चेन को हम फूड चेन कहेंगे। उसी तरह से ये जो ईगल है ये डिपेंडेंट है इस सांप पे, सांप डिपेंडेंट है मेंढक पे, मेंढक इस टिड्डे पे, ग्रास हॉपर पे, और ये ग्रास हॉपर जो है इस पौधे पे डिपेंडेंट है। तो फूड चेन एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। यहाँ एक टर्म आता है ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर हम इन लिविंग बींग्स को एक एक लेवल में बांट सकते हैं। जैसे कि इस चेन की अगर बात करें तो ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, ये चौथा लेवल हो गया, और ये पांचवा लेवल हो गया। तो इस तरह से हम लेवल में तोड़ सकते हैं। इन लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। सबसे पहला तो देखिए ट्रॉफ जो शब्द है उसका मतलब क्या है।
ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। तो ये नरिशमेंट का लेवल है, यहाँ से नरिशमेंट आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो नरिशमेंट के लेवल को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। एक एक स्टेप जो है फूड चेन का, इसे एक एक ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। और इस लेवल की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4 और ये लेवल 5। इस चेन में देखें तो ये लेवल 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से हम इसे लेवलिंग कहते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, जो कि प्रोड्यूसर होता है, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। पेड़ पौधा अपना नरिशमेंट खुद कर लेता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, या एनर्जी को ट्रैप करके वो खाना बनाता है, अपना खाना खुद बना लेता है, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इन ऑटोट्रॉफ्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होगा, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। उसी तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है। सिमिलरली ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल में है, मेंढक थर्ड में है, सांप फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है और ये ईगल जो है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। अब देखिए, जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, उसी से हम जिंदा हैं, उसी से हमें एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी किस तरह से मूव कर रहा है आप देखिए, एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर रहा है और ये अपना खाना खुद बना रहा है। फिर वही खाना ये टिड्डा खा रहा है और वो ज़िंदा है और इसका जो बॉडी मास है वो क्रिएट हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्लो किया नीचे से ऊपर। फिर टिड्डे को खा रहा मेंढक, तो नीचे से ऊपर एनर्जी फ्लो किया। फिर मेंढक को सांप, तो एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो किया। और फिर सांप को खा रहा ईगल, तो एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो किया। तो एनर्जी जो है ट्रॉफिक लेवल पे, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे ये मूव करता है। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे कि ये पेड़ हो गया, ये पौधा हो गया, ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, इस पे जो सनलाइट गिरता है, जो सनलाइट यहाँ इंसिडेंट करता है, उस सनलाइट का थोड़ा सा हिस्सा ये अब्जॉर्ब कर पाता है और उससे वो खाना पका पाता है। लगभग 1% के आसपास ये सनलाइट का एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाता है, फिर वो खाना पकाता है। अब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, इस पे तो हमने बात कर लिया। और उस प्राइमरी कंज्यूमर जो उसे खाता है, वो जो एनर्जी वो मिलता है उसे, उस एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा जो है उसका ज़िंदा रहने में बर्बाद हो जाता है या फिर ज़िंदा रहने में कंज्यूम हो जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका बॉडी मास में कन्वर्ट होता है। हम जितना भी खाना खाते हैं पूरा हमारा बॉडी मास में कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत सारा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है ज़िंदा रहने के लिए। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से लगभग जो भी एक ट्रॉफिक लेवल का एक क्रिएचर जो भी खाता है, पिछले ट्रॉफिक लेवल से जो भी खाता है, उसका 10% उसके बॉडी मास में कन्वर्ट होता है। बाकी उसका जो है वो बाकी जो दिनचर्या है, बाकी ज़िंदा रहने के लिए जो काम है उसमें कंज्यूम हो जाता है और फिर वो उसके बॉडी मास में रिटेन नहीं करता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप गौर करें, जितना आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे उतना कम एनर्जी अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर यहाँ से ये टिड्डा जितना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, उसका ज़्यादातर हिस्सा इससे बाहर निकल जा रहा है ड्यू टू सर्वाइव करने के लिए इसका ज़्यादातर हिस्सा एनर्जी का बाहर निकल जा रहा है। थोड़ा सा हिस्सा, लगभग 10% हिस्सा इसके बॉडी में, बॉडी मास के तौर पे या बॉडी के एनर्जी के तौर पे ये स्टोर्ड है। तो इस मेंढक को ये जो एनर्जी बाहर निकल गया है, इस मेंढक को वो एनर्जी नहीं मिलेगा, बल्कि जो ये रिटेन करके रखा है सिर्फ उतना ही एनर्जी इसे मिलेगा। मतलब ट्रॉफिक लेवल पे जितना हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फूड चेन में जितना नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे उतना जो है एनर्जी कम होते हुए जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी कम होते हुए जाएगा। इसीलिए जो ऊपर के लेवल के जो टॉप कार्निवोर्स होता है, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे रहता है, उनकी संख्या जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन बॉटम लेवल पे जो भी क्रिएचर्स होता है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाता है एनर्जी।
जितना ऊपर रहेगा कोई फूड चेन में उतना वो कम एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा या उसके हिस्से में कम एनर्जी आएगा, इसीलिए उसकी संख्या जो है वो कम होती है। इस फिगर में देखें आप, ये अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा, ये आप समझ पाएंगे। आप अगर पेड़ पौधों को देखें तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा आप अगर बात करें तो पेड़ पौधे ही सबसे ज़्यादा है। और जो हार्बीवोर्स होते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पेड़ पौधों जितना ज़्यादा नहीं होती है। अगर बायोमास की बात करें, अगर हम हार्बीवोर्स का बायोमास देखें, मतलब सारे हार्बीवोर्स को इकट्ठा करके उसका मास देखें, और सारे पेड़ जो है पेड़ पौधों का बायोमास अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे ऑब्वियसली इसका बायोमास ज़्यादा होगा पेड़ पौधों का, हार्बीवोर्स का बायोमास जो है उससे कम होगा। और जो कार्निवोर्स है उसका बायोमास उससे भी कम होगा, क्योंकि देखिए एक शेर को ज़िंदा रहने के लिए हो सकता है उसके जीवन काल में सैकड़ों हिरन मारना पड़े उसे, मतलब एक शेर के पीछे या एक बाघ के पीछे सैकड़ों हिरन होंगे तब जाके एक बाघ सरवाइव कर सकता है। तो इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि जितना ट्रॉफिक लेवल पे नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना जो इंडिविजुअल जो भी क्रिएचर है उसकी जो संख्या है वो घटते हुए जाएगा। अब कुछ फूड चेन के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फूड चेन मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर हम एक इकोसिस्टम को फूड चेन के तौर पे रिप्रेजेंट करें तो फिर वो पूरा क्लियर पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि देखिए ये जो पौधा है इसे टिड्डा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे क्रिएचर्स जो है वो खा रहा है। अब इस टिड्डे को सिर्फ मेंढक ही नहीं बाकी बहुत सारे क्रिएचर्स खा रहा है। अब ये सांप सिर्फ मेंढक नहीं और भी बाकी क्रिएचर्स को खा रहा है। तो इस तरह से देखिए ये चेन नहीं बल्कि अगर प्रॉपर पिक्चर हम बनाना चाहें तो हमें इसे एक वेब की तरह, एक जाले की तरह रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये पेड़ पौधों को कौन कौन खाता है, पेड़ पौधों को खाता है ये रैबिट जो है ये खाता है, ये चूहा जो है ये खाएगा, ये टिड्डा खाएगा पेड़ पौधों को। अब आप देखिए इस रैबिट को कौन कौन खा सकता है, इस रैबिट को, खरगोश को ये फॉक्स मतलब कोई भी सियार प्रजाति का जो जानवर है वो खा सकता है, ये ईगल खा सकता है। उसी तरह से अगर आप माउस को देखें मतलब चूहा को देखें तो चूहा को ये फॉक्स भी खा सकता है, ये आउल भी खा सकता है। तो इस तरह से देखिए ये एक चेन नहीं बल्कि एक वेब बना रहा है। उसी तरह से ये जो टिड्डा है, ग्रासहॉपर है, इसे मेंढक खा सकता है, छोटी पंछियाँ खा सकती है। और एक सांप जो है मेंढक को भी खा सकता है, मेंढक को ये जो उल्लू है ये भी खा सकता है। सांप जो है ये बर्ड को भी, छोटा जो पंछी है उसे भी खा सकता है। तो इस तरह से देखें सांप को खा सकता है, ये जो ईगल है ये खा सकता है, ईगल चूहा को भी खा सकता है। तो इस तरह से देखें एक वेब बना। तो इस तरह का जो वेब है, जो जाला है, इसे हम फूड वेब कहते हैं। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन फूड वेब से बनता है, फूड चेन से बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं बनता। वो हमें एक ग्लिम्प्स देता है, एक बेसिक आइडिया देता है। फूड वेब जो है ग्रांड पिक्चर को दिखाता है। ये रहा एनर्जी डायग्राम। जो भी हमने देखा अभी तक, जो भी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है वो एनर्जी का प्रोपगेशन नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, हार्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, कार्निवोर्स जो है जो बेसिक कार्निवोर्स है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है, टॉप कार्निवोर्स जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे सनलाइट जो है वो जो प्रोड्यूसर के पत्तियों में, प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधों के पत्तियों में गिरता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही वो कंज्यूम कर पाता है, बाकी 99% जो है ये लॉस्ट हो जाता है, इसे ये कंज्यूम नहीं कर पाता है। तो उस तरह से देखिए एनर्जी डायग्राम में नीचे से ऊपर जाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी घटा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा घटा, पिक्चर में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। अब प्रोड्यूसर को जो हार्बीवोर्स खाएगा तो वहाँ पर भी एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि इसे सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और भी बहुत सारा काम करना है। अब हार्बीवोर्स को कार्निवोर खाएगा तो एनर्जी जो फ्लो कर रहा है यहाँ से, एनर्जी धीरे धीरे जितना ऊपर लेवल पे हम जाते हैं उतना एनर्जी घटते जाता है। तो इस तरह का डायग्राम को एनर्जी डायग्राम कहा जाता है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी, इसके साथ एनर्जी डायग्राम के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये प्रोपगेट करता है एनर्जी। जैसे कि सनलाइट को जो ये अब्जॉर्ब कर रहा है प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे जो अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये वापस से उसे सनलाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है उस एनर्जी को, बल्कि उस एनर्जी को वो
जो है वो हार्बीवोर्स में ट्रांसफ़र कर सकता है अगर वो हार्बीवोर उसे खाए तो इस तरह से देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा। पेड़ पौधा जो भी एनर्जी ट्रैप कर रहा है ये वापस सनलाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब अगर कोई हार्बीवोर कोई पेड़ पौधा का पत्ता खाता है तो फिर वो जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें वापस नहीं आता है, प्रोड्यूसर में वापस नहीं आता है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी वापस नहीं आता है। हाँ, भले ही बाद में मरने के बाद वो डिकम्पोज्ड हो जाए तो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है, उसका मास जो है वो मास सॉइल में चला जाए, फिर सॉइल से ये जो पेड़ पौधा है उसे कंज्यूम कर ले, वो अलग बात है। वो मास है, वो एनर्जी नहीं है। मास तो साइकिल में, जो साइकिल हमने थोड़ी देर पहले देखा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर का जो साइकिल हमने देखा था, उस साइकिल के हिसाब से अगर देखें तो मास तो वापस आ जाता है, धरती का जितना मास है उतना ही रहेगा। लेकिन जो एनर्जी है वो एनर्जी पिछले ट्रॉफिक लेवल पे वापस नहीं आता है। हाँ, वो डिसिपेटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट में वो डिसिपेटेड हो जाता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी उससे हम कंज्यूम करते हैं, फिर दौड़ भाग करते हुए जो एनर्जी हम लूज़ करते हैं वो एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेटेड हो जाता है, लेकिन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पे वो वापस नहीं जा पाता है। तो एनर्जी जो अगला ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से इस एनर्जी डायग्राम से आप पता कर सकते हैं, या फिर फूड चेन या फूड वेव से भी आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स जो है वो किस तरह से जो फूड चेन है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ प्रोपगेट करता है। हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ये बहुत हार्मफुल केमिकल होता है इसमें। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद ये बारिश के पानी में धुल जाता है, पेड़ पौधों से धुल जाता है और ये सॉइल के अंदर चला जाता है, या फिर ये चला जाता है किसी पानी के सोर्स में, जैसे कि झील हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, इस सब सोर्स में चला जाता है, पानी के सोर्स में। फिर उस सॉइल से क्या होता है, प्लांट उसे अब्जॉर्ब करता है और इसके जो फल होता है इस फल में वो चला जाता है, जिस फल को हम खाते हैं। या फिर जो वाटर बॉडी में गया हुआ ये जो पेस्टिसाइड है उसे अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, एक्वेटिक प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस एक्वेटिक प्लांट से वही पेस्टिसाइड जो है, वही केमिकल जो है प्रोपगेट करता है कंज्यूमर में, जैसे कि मछलियाँ हो गया, मेंढक हो गया, इसमें ये प्रोपगेट करता है। इस तरह से ये प्रोपगेट करते हुए फूड चेन में या फूड वेव में नीचे के ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे चलते जाता है। चूँकि ये सारे केमिकल्स जो है ये डिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेडेबल मतलब इसका डिके नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों बना रहता है। चूँकि ये डिग्रेडेबल नहीं है इसीलिए ये धीरे धीरे नीचे से जब ऊपर की तरफ ये कंज्यूम होते हुए जाता है, मुझे ये एरो नहीं बनाना चाहिए था, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से प्रोपगेट करते हुए जाता है तो धीरे धीरे उसका अमाउंट जो है, उसका परसेंटेज अमाउंट जो है वो परसेंटेज अमाउंट बढ़ते जाता है। और चूँकि हम लोग टॉप लेवल पे रहते हैं, हम लोग इंसान जो है बिल्कुल टॉप लेवल पे रहते हैं इस फूड चेन के, इसीलिए हमारे शरीर में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रॉफिक लेवल पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए जो इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार हम ही लोग बनते हैं। अब देखें हमारा जो एक्टिविटीज़ है, थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया, जो पेस्टिसाइड का यूज़ हम जो कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो इस तरह के हम और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है या उसमें चेंज आता है। एक तो हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया किस तरह से हार्मफुल केमिकल से पोल्यूशन होता है, तो इस टॉपिक को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इस पे हमने बेसिक चीज़ों पे हमने बात कर लिया है। तो आगे के टॉपिक्स को देखें, हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है उससे और भी अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि हमारे हरकतों से या हमारे कामकाज से ओजोन लेयर जो है इसमें एक छेद बन चुका है और इसका डिप्लीशन हो रहा है, ये घटते हुए जा रहा है ये लेयर। थोड़ी देर में हम बात करें ये क्या है। और हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में गार्बेज, कचरा क्रिएट करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा या हमारे किन एक्टिविटीज़ से इसमें डिप्लीशन हो रहा है।
तो देखिए सूरज से तरह तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आता है, इसमें से जिसे हम देख पाते हैं, बहुत छोटे से रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख पाते हैं, उसे विजिबल रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर उसे लाइट कहा जाता है। अब लाइट का जो रेंज है, इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर कहें इससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। हाई एनर्जी या मीडियम एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होता है, लेकिन जो बहुत लो एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट रेज होता है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, UVA, UVB और UVC। ये जो UVC है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, UVB मीडियम एनर्जी वाला रेडिएशन है। अब देखिए इन दोनों को, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, इसे हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है जिसे कि ओजोन लेयर कहा जाता है। ये ओजोन लेयर इसे ब्लॉक कर देता है और इसे धरती पे आने नहीं देता है, जो कि लिविंग बीइंग्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये अभी हमें देखना है। ओजोन लेयर जो है मेनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है, जबकि ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये जब किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करता है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो पूरा का पूरा एनर्जी है, ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रे जो आ रहा है, ये पूरा का पूरा एनर्जी, ये मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये टूट जाता है। उस एनर्जी को लेते साथ ये टूट जाता है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। और कोई एटम जब किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो वो ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है और टूट के ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये धरती तक नहीं पहुंच पाता है। अब इस ओजोन का क्या काम है? ओजोन क्या करता है, मीडियम एनर्जी वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है और ये फिर टूट जाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात मुझे और कहनी चाहिए थी कि ये जो ऑक्सीजन एटम टूटा और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के ओजोन बनाएगा तो इस दौरान ये एनर्जी डिसिपेट भी करेगा, लेकिन वो एनर्जी जो डिसिपेट करेगा ये बहुत सारे फोटोन को डिसिपेट करता है, जिसके कारण ये छोटे अमाउंट का, छोटे एनर्जी का फोटोन को रेडिएट करता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। जैसे कि मान ले जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, जो कि हमारे विजिबल रेंज से भी कम एनर्जी वाला रेडिएशन होता है। जो कि हीट जो है, जो भी हम हीट एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो हीट है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट में ये एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो लोअर एनर्जी वाले फोटोन को डिसिपेट करता है, ये हार्मफुल नहीं होता है हमारे लिए। हाँ, हम बात कर रहे थे ओजोन। ओजोन क्या करता है? अब ओजोन मीडियम रेंज का जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे अब्जॉर्ब करता है और ये टूट जाता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम अलग हो जाता है। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। फिर ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है और छोटे एनर्जी पैकेट के फोटोन दैट मीन इंफ्रारेड रेडिएशन को रेडिएट करता है। इस तरह से देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन मॉलिक्यूल मिलके हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और मीडियम एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। अब हमारे कुछ एक्टिविटीज़ के कारण ये ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट कर रहा है, ये घट रहा है। क्यों डिप्लीट कर रहा है? क्योंकि कुछ केमिकल्स होता है जो कि नॉर्मली रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता था पहले, इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। मतलब ये कार्बन मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइप का कह सकते हैं आप, कार्बन मॉलिक्यूल हमें कहना चाहिए। कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, नाम से ही आप समझ सकते हैं क्लोरोफ्लोरो। एक तरफ क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन एटम, एक या उससे ज़्यादा फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ होगा। तो क्लोरीन एटम एक या उससे ज़्यादा और फ्लोरीन एटम एक या उससे ज़्यादा अगर किसी कार्बन चेन में जुड़ा हुआ रहे तो इस तरह के, यहाँ पर मान ले क्लोरीन है और यहाँ पर मान ले फ्लोरीन है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाएगा।
तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर में पहुंच के, इस तरह का जो कंपाउंड है ओजोन लेयर में ये पहुंचता है और पहुंच के ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ओजोन का जो अमाउंट है इस अमाउंट को ये घटा देता है, जिससे कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। अब इसे रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। इसे रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसने एक एग्रीमेंट किया है, और जो भी रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो रेफ्रिजरेटर बनाए, लेकिन उसमें CFC दैट मीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ ना करे, दूसरे तरह का कंपाउंड को यूज़ किया जाए। और जो CFC प्रोडक्शन है इसे 1986 का जो लेवल था उस समय जितना प्रोड्यूस होता था CFC उतना ही उसी लेवल पे रखा जाए, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस ना किया जाए। तो ये हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, छोटा ही सही लेकिन एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है हमारे एक्टिविटीज़ से जो एनवायरनमेंट में जो हार्म हो रहा है एनवायरनमेंट का, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। वो गार्बेज जगह जगह पे जमा हो जाता है, और फिर उन गार्बेजेस में से जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि हम खाना अगर फेंक दें तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि उसे बैक्टीरिया जो है उसका डीके कर देगा और फिर वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में चला जाएगा, फिर वही न्यूट्रिएंट्स जो है पेड़ पौधा उसे कंज्यूम कर लेगा, ये उतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि नेचुरल वे में डिग्रेड नहीं करता है, डीके नहीं करता है, जैसे कि जो भी मैन मेड चीज़ें हैं उनमें से जो प्लास्टिक वगैरह है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो पड़े पड़े एक ही जगह पे पड़ा रह जाता है और वो डिग्रेड नहीं करता, डीके नहीं करता है, वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो वो जगह को भी घेर के रखता है, बहुत सारा जगह को भी घेर के रखता है, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन में वो एक इफेक्ट डाल रहा है, पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो मैन मेड चीज़ें जिनमें से खासकर प्लास्टिक है वो जो है वो बैक्टीरिया या दूसरे सैप्रोफाइट्स से वो डिके नहीं करता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसका सैप्रोफाइट का मतलब होता है उस तरह के क्रिएचर जो कि कोई डेड बॉडीज़ को या खाने को डिके करता है, डिग्रेड कर देता है या डीके कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, वो सैप्रोफाइट्स होता है। बैक्टीरिया भी एक तरह का सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स में फंगाई भी आता है, कुछ तरह के फंगाई है जो है वो आता है, और कुछ वर्म्स भी आता है। तो बैक्टीरिया हो या दूसरे सैप्रोफाइट्स जो है ये प्लास्टिक जैसे मटेरियल को डिग्रेड नहीं कर पाता, इसीलिए इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। अब देखिए, ये जो नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट का जो नेचुरल कंडीशन है, इस नेचुरल कंडीशन में ये प्लास्टिक वगैरह जो है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये हज़ारों सालों तक रह जाता है, वैसा का वैसा उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। और हम हर रोज़ बहुत प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा कि धरती में प्लास्टिक का अमाउंट जो है ये बढ़ते जा रहा है और वो डिके नहीं कर रहा, धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो अगर अभी हम लोग उसे चेक न कर सके तो एक दिन हो सकता है ऐसा आए कि इतना उसका अमाउंट बढ़ जाएगा कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए जितनी जगह की ज़रूरत है, और या फिर जितना हेल्दी जगह की ज़रूरत है, पोल्यूशन फ्री जगह की ज़रूरत है, उतना जगह ही ना बचे। और इससे और भी तरह तरह का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर कोई गाय अगर प्लास्टिक खा जाए तो फिर वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो जम जाता है या रुक जाता है, और फिर वो जो है वो गाय मर जाती है। इस तरह से जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पहुंचता है हम जो प्लास्टिक बनाते हैं उससे। हाँ, हम लोग छोटे मोटे स्टेप्स ऑब्वियसली ले रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ हम कम से कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे हैं कि हम कह सकें कि हम प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड में जी रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा, हम सब को मिलके बहुत सारा काम करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।